नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर्स एंड मोर पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं नई बजाज 160 के बारे में। और आज की इस वीडियो में इसका एक बिल्कुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। और इस रिव्यू वाली वीडियो में मैं आपसे इसके लगभग सभी पैरामीटर्स के बारे में अच्छे से बात करूंगा, जैसे कि इसके डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी के बारे में, इसमें कौन से टायर्स आते हैं, कौन सा सस्पेंशन है, कौन से ब्रेक्स हैं, उस सब के बारे में बात करूँगा। इसके फीचर्स, कंट्रोल्स, उस सब के बारे में अच्छे से बात की जाएगी। इसकी सीट, इसके स्पेस के बारे में बात कर लेंगे। और उसके बाद मैं आपसे अपने ड्राइविंग इंप्रेशंस के बारे में बात करूंगा। और ड्राइविंग इंप्रेशंस के टाइम में इसके इंजन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगा, जैसे कि इसमें आपको 160 सीसी का नया इंजन दिया जा रहा है, तो वो कैसा परफॉर्म करता है। आप इसको जब रोड पर चला रहे होते हैं तो इसकी हैंडलिंग स्टेबिलिटी वगैरह कैसी होती है, इसका सस्पेंशन कैसा प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है, इसके ब्रेक्स की बाइट कैसी, और उसके बाद जो मुझे लगेगा कि इस मोटरसाइकिल में और बेहतर हो सकता था, उसके बारे में आपसे बात करूँगा। और उसके बाद ही मैं इस पर अपना वर्डिक्ट दूंगा कि अगर आप ये मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो क्यों आपको ये मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए, और अगर आपको ये मोटरसाइकिल इग्नोर करनी है तो क्यों आपको ये मोटरसाइकिल इग्नोर करनी चाहिए। और सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो दोस्तों, ये मोटरसाइकिल देखने के मामले में बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही है जैसे कि इनकी बड़ी बहन है, मतलब कि जैसे कि बजाज पल्सर N250 है। बिल्कुल ये देखने में आपको ऐसी लगेगी, क्योंकि ये बिल्कुल उसी चेसिस पर बनी हुई है, उसी प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। और देखने के मामले में आप नहीं कह सकते हैं कि ये बजाज पल्सर N160 है या फिर 250 है, जब तक आप इसका ये यहाँ पर नाम नहीं पढ़ते कि ये N160 है। और देखने के मामले में देखो, ये काफ़ी स्पोर्टी सी लगती है, काफ़ी नया डिज़ाइन है। और फ्रंट से देखने में तो ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है, जैसे कि इसका ये जो नया हेडलैम्प का सेटअप होता है, ये इन्होंने बजाज वालों ने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। और इसके अलावा भी देखने के मामले में आप इस मोटरसाइकिल को कहीं से भी देख लो, आपको ये मोटरसाइकिल अच्छी ही लगने वाली है। रियर से देखोगे तो काफ़ी स्पोर्टी से ग्रैब हैंडल आपको दिए जाते हैं, स्प्लिट सीट दी जाती है और काफ़ी ठीक ठाक साइज़ की सीट्स दी जाती है। अगर आप पीछे से देखोगे तो पीछे भी काफ़ी स्पोर्टी सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, पीछे को काफ़ी शार्प सी टेल निकाल के दी जाती है। मतलब कि डिज़ाइन के मामले में काफ़ी स्पोर्टी और आपको अच्छी ही लगने वाली है। बाकी दोस्तों, अगर आप बात करोगे इसकी लाइट्स वगैरह के मामले में, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें और पल्सर N250 में एक फ़र्क आ जाता है। इसके जो आप ये इंडिकेटर्स देख रहे हैं, ये इसमें आपको हैलोजन बल्ब वाले ही दे रखे, जबकि ये जो बजाज की पल्सर N250 आती है उसमें आपको LED वाले दिए जाते हैं। तो बस डिज़ाइन और लाइटिंग के मामले में ये बजाज पल्सर N160 और N250 में मुझे बस एक यही फ़र्क लग रहा है इंडिकेटर्स का। इसके अलावा अगर आप इसके ये रियर लैंप के बारे में बात करोगे तो दोस्तों ये आपको LED में दिया जाता है। बाकी अगर आप इसके फ्रंट हेडलैम्प की बात करोगे तो फ्रंट में आप देख सकते हैं, इधर आपको डियाल्स दिए जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रहे हैं। उसके साथ साथ इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया जाता है। आप देख सकते हैं जब पूरा का पूरा सेटअप ग्लो करता है तो कुछ ऐसा सा लगता है, देखने में मतलब काफ़ी अच्छा सा लगता है। और ये फ्रंट में आपको पूरा LED सेटअप दे रखा है। बस एक ये जो इंडिकेटर्स होते हैं यही आपको हेलोजन बल्ब में दिए गए हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप बात करते हैं इसके ब्रेक्स, व्हील्स या फिर सस्पेंशंस के मामले में, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन तो दे रखे हैं, कोई भी अपसाइड डाउन आपको नहीं दिए जाते हैं। ब्रेक्स की आप बात करोगे तो फ्रंट में आपको 300 mm की डिस्क दे रखी है। और ABS के मामले में आपके पास ऑप्शन है कि आप ये मोटरसाइकिल सिंगल चैनल ABS सेटअप के साथ खरीदना चाहते हैं या फिर आप डुअल चैनल ABS सेटअप के साथ खरीदना चाहते हैं। जैसे कि फिलहाल जो मेरे पास ये मोटरसाइकिल है ये डुअल चैनल ABS वाली है। और अगर आप इसके टायर्स के बारे में बात करोगे तो दोस्तों फ्रंट में आपको 100/80 सेक्शन का इसमें 17 इंचज़ का टायर दिया जाता है, जो कि ये ट्यूबलेस टायर है। और अगर आप थोड़ी सी रियर की बात की जाए तो दोस्तों रियर में इसमें आपको लगभग 220-230 mm के आसपास की डिस्क दी जाती है। और अगर आप ये रियर व्हील के बारे में बात करोगे तो दोस्तों इसके रियर में आपको 130/70 सेक्शन का टायर दिया जाता है। और फीचर्स और कंट्रोल्स के मामले में इसमें आपको कट ऑफ साइड स्टैंड तो दिया गया है, लेकिन ये काम तभी करता है जब ये मोटरसाइकिल आप गियर में डालते हैं। जैसे कि फिलहाल मोटरसाइकिल न्यूटन है और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये आराम से स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। अभी मैं अगर इस मोटरसाइकिल को गियर में डाल देता हूँ तो ये बंद हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें जो कट ऑफ साइड स्टैंड है ये तभी काम करता है जब आपकी मोटरसाइकिल गियर में होती है। इसके अलावा अगर आप इसके कंट्रोल्स की बात करोगे तो आगे आपका पास स्विच हो गया, काफ़ी बड़ा सा दे रखा है। लो बीम, हाई बीम हो गया, इंडिकेटर का स्विच हो गया, उसके नीचे हॉर्न स्विच हो गया, काफ़ी ठीक ठाक साउंड का आपको हॉर्न दे रखा है। राइट हैंडल पर आपका किल स्विच हो गया, उसके नीचे ये लाइट का स्विच हो गया, उसके नीचे इलेक्ट्रिक स्टार्ट हो गया। और अगर आप इसके ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फीचर्स के बारे में बात करोगे तो बीच में आपको काफ़ी बड़ा सा टैकोमीटर दे रखा है। और टैकोमीटर के बराबर में आपको एक डिजिटल डिस्प्ले दे रखी है, जिधर आप देख सकते हैं कि आपको गियर इंडिकेटर दे रखा है, आपको बड़ा सा स्पीडोमीटर दे रखा है, ओडोमीटर आ रहा है। इधर साइड में फ्यूल गेज हो गया, इधर आपकी डिजिटल क्लॉक हो गई। बाकी आपके पास दो बटन दे रखे हैं, जैसे कि M और S का हो गया। जब आप ये M का बटन दबाते हैं ट्रिप 1 आ जाती है, उसके बाद ट्रिप 2 आ जाती है और उसके बाद आपका डिस्टेंस टू MTB आ जाता है। मतलब कि आपकी मोटरसाइकिल की फ्यूल टैंक में जितना पेट्रोल बचा है उस पेट्रोल में ये मोटरसाइकिल और कितने किलोमीटर चल जाएगी वो इधर शो हो जाता है। और फीचर्स के मामले में इधर आपको इसमें एक USB चार्जिंग का ऑप्शन भी दे रखा है।
और आप ड्राइव इंप्रेशंस के मामले में सबसे पहले बात करते हैं ये नई बजाज पल्सर N160 के नए 165 सीसी के ऑयल कूल्ड इंजन के बारे में। तो दोस्तों ये जो नया 165 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन है और ये इंजन लगभग 14.5 bhp के आसपास की पावर और लगभग 16 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क निकालता है। लेकिन मुझे इसके इंजन में जो सबसे अच्छा लग रहा है वो है इसकी एग्जॉस्ट की साउंड। तो दोस्तों इंजन के मामले में सबसे पहले तो मुझे इसकी एग्जॉस्ट की साउंड बहुत प्यारी लगी है। दूसरा, जैसे कि ये जो बजाज की मोटरसाइकिल्स आती हैं, जो बजाज के पुराने इंजन्स होते हैं, उनमें वाइब्रेशंस काफ़ी होती थी, वो सभी को पता है जिसने भी पल्सर चलाई है। इवन इनकी जो RS और जो NS सीरीज की भी मोटरसाइकिल थी उनमें भी काफ़ी वाइब्रेशंस होती थी। तो वो ये इनके नए इंजन्स में नहीं है। जैसे कि ये बजाज ने अभी अपने 2 नए इंजन्स बनाए हैं। एक तो ये 165 सीसी का हो गया जो कि ये N160 में दिया गया, और उससे पहले इनकी F250 आई थी और जो इनकी N250 आई थी जिस पर ये मोटरसाइकिल बेस्ड है। मतलब कि पहले इनकी बड़ी बहन आई थी 250 सीसी वाली, अब ये छोटी बहन आई है 165 सीसी वाली। तो मतलब ये जो नए इंजन्स है इनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें एक तो वाइब्रेशंस काफ़ी कम हो गए हैं। आप इस मोटरसाइकिल को हाई एंड तक लेकर के जाओ, इन मोटरसाइकिल में इतनी वाइब्रेशंस नहीं बची है। जो एग्जॉस्ट की साउंड है वो काफ़ी प्यारी है, थोड़ी थम्पी है, थोड़ी बेसी है और सुनने में अच्छी लगती है। अब अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए कि इसका पिकअप कैसा है, तो देखो पिकअप के मामले में मुझे ये 160 सीसी के सेगमेंट में ऐसा तो नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा ही क्विक हो गई या बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई। मतलब कि अगर आप इसको अपाचे RTR 160 से साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो फिर परफॉर्मेंस के मामले में ये 19 है और वो 20 है। और एक जो ये बजाज की पल्सर सीरीज़ की मोटरसाइकिल्स का करैक्टर होता था कि जब ये 3000 RPM से ऊपर जाएंगी तभी जाकर के ये अच्छा परफॉर्म करना शुरू करेगी, तो फिर वो जो करैक्टर है वो ये नए इंजन्स में थोड़ा सा कम हुआ है। ये इंजन्स थोड़े से पहले RPM पर ही अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और मिड RPMs में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मुझे इसकी लगी है। काफ़ी अच्छी पकड़ इसका इंजन बना करके चलता है। और उसके साथ साथ जैसे कि ये जो बजाज के इंजन्स होते हैं ये हाई एंड RPM पर बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो दोस्तों ये मोटरसाइकिल भी हाई एंड RPM पर काफ़ी अच्छा खेलती है। जब ये मोटरसाइकिल 7-8 हज़ार RPM के आसपास होती है तो काफ़ी पावरफुल मोटरसाइकिल फील होती है और काफ़ी इसको चलाने में मज़ा भी आता है। मतलब कि हर एक गियर में आप इसको बार 7-8 हज़ार RPM तक लेकर के जाओ, ऐसा आपका मन करेगा जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाओगे। और गियर बॉक्स के मामले में इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है। और जैसे कि इसकी जो बड़ी बहन है जिस पर ये बेटे मैं आपको बता रहा था कि N250 आती है, F250 आती है, तो दोस्तों N250 और F250 में आपको स्लीपर क्लच दिया गया था, वो इसमें आपको नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद भी मुझे गियर शिफ्टिंग में या फिर क्लच के रेस्पॉन्स में या फिर क्लच के एक्शन में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगी है। गियर बॉक्स के मामले में मुझे इस मोटरसाइकिल में कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है। और हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के मामले में मुझे इस मोटरसाइकिल से कोई भी शिकायत नहीं लगी है। काफ़ी जम के ये मोटरसाइकिल रोड से चिपक करके बिल्कुल चलती है। हैंडलिंग से कोई इशू नहीं है, स्टेबिलिटी में कोई भी इशू नहीं है। और जो मैं आपको ये बार अपाचे 160 का जिक्र कर रहा था उसका रेफरेंस दे रहा हूं, तो दोस्तों इसकी हैंडलिंग और स्टेबिलिटी आपको अपाचे 160 से बेहतर लगेगी और ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। और ये मोटरसाइकिल बिल्कुल रोड से चिपक करके चलती है। आप इसको 100-120 तक भी चलाते हैं, बिल्कुल आराम से रोड से बिल्कुल प्लांटेड होकर के चलती है। आप आराम से जिग-जैग वे में चल सकते हैं, आपको स्टेबिलिटी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ब्रेक्स के मामले में इसमें भी आपको वही सेटअप दे रखा है पूरा का पूरा जो कि आपको ये F250 और N250 में देते हैं। यानी कि इसमें आपको 300 mm की फ्रंट में डिस्क दे रखी है, लगभग 220 या 230 mm की डिस्क आपको रियर में दे रखी है। डुअल चैनल ABS में आपको दे रखा है। और ब्रेक्स के मामले में मुझे इस मोटरसाइकिल में कोई भी दिक्कत नहीं लगी है। मोर देन इनफ ब्रेकिंग सेटअप इसमें आपको दे रखा है। और जो सस्पेंशंस हैं वो आपको थोड़े से कहीं ना कहीं कंफर्ट ओरिएंटेड लगेंगे। और ऐसा मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे कि एक स्पोर्ट्स सेगमेंट की मोटरसाइकिल है, काफ़ी स्पोर्टी से लुक्स के साथ आती है और परफॉर्म भी ठीक ठाक करती है। तो फिर उसके हिसाब से मैं उम्मीद कर रहा था कि इसके सस्पेंशन थोड़े से और ज़्यादा स्टिफ होंगे या फिर थोड़े से स्पोर्टी फील होंगे। लेकिन इसकी जो सस्पेंशन का सेटअप है वो थोड़ा सा कंफर्ट की साइड है, थोड़ा सा सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप मुझे लग रहा है, जो कि आपके लिए ख़राब रास्तों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। हालाँकि मैंने तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया था कि जैसे कि एक स्पोर्ट्स सेगमेंट की मोटरसाइकिल हो जाती है, एन सेगमेंट की मोटरसाइकिल है, नेकेड मोटरसाइकिल है, तो फिर मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जैसा सस्पेंशन सेटअप मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉफ्ट है, जिसका फ़ायदा उन बायर्स को मिलेगा जिनको अपनी मोटरसाइकिल से बेहतर कंफर्ट की उम्मीद है। और अब जब बात कंफर्ट पर आ गई है तो थोड़ी सी इसकी सिटिंग पोस्चर वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि फ़िलहाल मैंने मोटरसाइकिल को होल्ड कर रखा है, तो पहले इसका कर्व वेट ही मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका कर्व वेट लगभग 154 किलो के आसपास है। और जैसे कि फ़िलहाल मैं इसको होल्ड करके खड़ा हूँ तो मुझे ये मोटरसाइकिल इतनी कोई हैवी फील नहीं हो रही है, काफ़ी आराम से मैंने इसको होल्ड कर रखा है। और जो सीट हाइट है वो लगभग इसकी 800 mm के आसपास होगी, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। और जो एग्जैक्ट सीट हाइट होगी वो मैं आपके डिस्प्ले पर मेंशन कर दूंगा।
बाकी दोस्तों फिलहाल मैं इस मोटरसाइकिल को काफ़ी आराम से होल्ड करके खड़ा हूँ। और मैं पहले अगर ये फुट रेस्ट पर अपने लेग्स को रखता हूँ तो आप आराम से देखिए कि कितना प्यार से ये मेरे लेग्स को होल्ड करती है अपने टैंक के साथ, और सीट के साथ कितने आराम से मैं घुल मिल जाता हूँ। बिल्कुल आराम से जो मेरे लेग्स है वो काफ़ी आराम से इस मोटरसाइकिल पर आ जाते हैं। इसकी सीट पर मुझे प्रॉपर स्पेस मिल रहा है। इसकी सीट का जो डिज़ाइन है, इसकी फ्यूल टैंक का जो डिज़ाइन है वो मुझे पूरा हेल्प कर रहा है कि मैं आराम से इस मोटरसाइकिल को ग्रैब कर लूँ, आराम से अपने लेग से होल्ड कर लूँ। बाकी दोस्तों जो इसका ये हैंडल बार है ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है अपने हिसाब से कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये नीचे है, क्योंकि मेरे जो हैंड्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा सा झुका हूँ। बाकी इसके अलावा मुझे इसके सिटिंग पोस्चर से कोई भी ऐसा इशू नहीं लग रहा है। और जब मैं इस मोटरसाइकिल को चला रहा था तब भी मुझे इसके सिटिंग पोस्चर से ऐसी कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं लगी। काफ़ी कंफर्टेबल ये मोटरसाइकिल है, और इसकी जो ये सीट की कुशनिंग है ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है। आप इस पर आराम से लॉन्ग राइड भी कर सकते हैं। और इसकी जो ये पिलियन सीट है इस पर भी आपको काफ़ी स्पेस मिलने वाला है। ये जो पिलियन की सीट है इस पर भी पिलियन बैठ करके आराम से लॉन्ग राइड कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप अपनी मोटरसाइकिल को लॉन्ग राइड के हिसाब से भी देख रहे हैं तो फिर आप इस मोटरसाइकिल को आराम से अपने लिए देख सकते हैं। तो दोस्तों देखो, मेरा इस मोटरसाइकिल के साथ जैसा भी एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने अभी तक आपको अपना बता दिया है। अब अगर मैं इसमें कुछ कमियां निकालूं या अपना वर्डिक्ट दूं उससे पहले थोड़ा इसके वेरिएंट्स, प्राइस और कलर ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आपके 2 वेरिएंट आते हैं। पहला इसमें आपका आता है सिंगल चैनल ABS वाला, जिसकी दिल्ली एक्स शोरूम कीमत लगभग 1,24,000 रुपये के आसपास है। और उसमें आपको 2 कलर्स दिए जाते हैं। एक तो उसमें आपको ब्लू कलर का ऑप्शन दिया जाता है, दूसरा उसमें आपके पास रेड कलर का ऑप्शन है। और दूसरा इसमें डुअल चैनल ABS वाला वेरिएंट आता है, जिसकी दिल्ली एक्स शोरूम कीमत लगभग 1,28,000 रुपये के आसपास पड़ती है। और इसमें आपको ये ग्लॉसी सा, काफ़ी प्यारा सा, काफ़ी स्पोर्टी सा ब्लैक कलर का भी ऑप्शन दिया जाता है। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इसका कौन सा कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है तो दोस्तों इसका जो ये ग्लॉसी ब्लैक वाला कलर है यही कलर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसके सिंगल चैनल ABS वाले वेरिएंट को इग्नोर करिए और आप इसका ये डुअल चैनल ABS वाला वेरिएंट खरीदिए, और ये ब्लैक कलर में ही खरीदिए। यही सबसे ज़्यादा अच्छा लगने वाला। और अब अगर इसकी कमियों के बारे में बात की जाए या फिर जो मुझे लग रहा है कि इस मोटरसाइकिल में और बेहतर हो सकता था, तो दोस्तों डिज़ाइन के मामले में तो मुझे एक ही चीज़ लग रही है, जब ये अपनी N250 में LED इंडिकेटर्स देते हैं और बिल्कुल ऐसा ही डिज़ाइन N160 का भी दिया है, तो फिर इसमें ये हेलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर्स क्यों दिए गए हैं? इसमें भी तो ये लोग वो LED इंडिकेटर्स दे सकते थे। तो दोस्तों देखो, डिज़ाइन के मामले में तो मुझे ये एक कमी लग रही है कि जब ये N250 में LED इंडिकेटर्स दे रहे हैं और ये भी बिल्कुल सेम सीरीज़ की मोटरसाइकिल है, बस इंजन का फ़र्क आता है, तो फिर इंडिकेटर्स का क्या ही फ़र्क देना। इंडिकेटर्स में भी LED वाले हो सकते थे। दूसरा, मुझे बजाज से एक और शिकायत है, इनका जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, हालांकि इन्होंने ये थोड़ा सा बदल लिया है, लेकिन ये अभी भी इतना मॉडर्न नहीं है जितना कि बाकी और कंपनीज़ के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मॉडर्न हो चुके हैं। ब्लूटूथ जैसे फीचर्स आ रहे हैं और कॉलिंग जैसे फीचर्स आते हैं, GPS नेविगेशन वगैरह आता है, या फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है। तो दोस्तों अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मामले में बजाज अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे काफ़ी पीछे चल रही है। तो दोस्तों ये कुछ कमियाँ या फिर जिनको आप एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं वो मुझे इस मोटरसाइकिल में लगी। बाकी इसके अलावा इस मोटरसाइकिल की हर चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, किसी और मामले में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है। और अब सबसे लास्ट में अगर इस मोटरसाइकिल को खरीदने के हिसाब से बात की जाए कि कौन लोग इस मोटरसाइकिल को खरीद सकते हैं, तो दोस्तों देखो, जिनको चाहिए लुक्स, जिनको चाहिए बढ़िया स्टाइलिश से लुक, बढ़िया ग्लॉसी सी फिनिशिंग और बिल्कुल स्पोर्टी लुक्स चाहिए, बिल्कुल स्टनिंग लुक्स चाहिए, या फिर 160 सीसी के सेगमेंट की सबसे बेस्ट लुकिंग मोटरसाइकिल चाहिए, उसके साथ साथ जिनको चलाते हुए अच्छी एग्जॉस्ट साउंड सुननी है, वो लोग इस मोटरसाइकिल को देख सकते हैं। जिनको इंजन से चाहिए कि बढ़िया रिफाइनमेंट मिले, बढ़िया परफॉर्मेंस भी मिल जाए, ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाए, उसके साथ साथ वाइब्रेशंस ना हो मोटरसाइकिल में, अच्छा खासा स्मूथ इंजन चलता हो, वो लोग इस मोटरसाइकिल को देख सकते हैं। और जिनको मोटरसाइकिल से कंफर्ट भी चाहिए, मतलब कि मोटरसाइकिल स्पोर्टी तो हो, देखने में अच्छी लगे, चलाने में भी स्पोर्टी हो, और उसके साथ साथ वो मोटरसाइकिल कंफर्टेबल भी हो। तो दोस्तों अगर आपको ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन चाहिए कि आपको अच्छे लुक्स भी चाहिए, अच्छा आपको कंफर्ट चाहिए, सीट पर स्पेस चाहिए, इंजन काफ़ी रिफाइंड हो, स्मूथ चलता हो, तो फिर आप इस मोटरसाइकिल को अपने लिए खरीद सकते हैं। और मेरा इस मोटरसाइकिल पर क्या वर्डिक्ट था, मुझे ये मोटरसाइकिल कैसी लगी, ये सारी की सारी बातें तो देखो मैं आपसे कर ही चुका हूँ। और अब आपके इस मोटरसाइकिल पर क्या वर्डिक्ट है, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आपके मन में कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल अभी भी रह गया तो वो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछिए। आप कमेंट में पूछना नहीं चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, फेसबुक पर पूछ सकते हैं। ये जो इंस्टाग्राम फेसबुक की जो हैंडल्स होते हैं वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप मुझसे अपनी कोई भी कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं सबके DMs पर या सबकी कमेंट पर जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूँ। और बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और बस मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।